यह परिवर्तन था आर्थिक क्षेत्र में, यह परिवर्तन था राजनीतिक क्षेत्र में, यह परिवर्तन था भौगोलिक क्षेत्र में। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में उठापटक 90 के बाद शुरू हो जाती है, पूरा सोवियत संघ में बिखराव होता है और बहुत छोटे छोटे मुल्क बन जाते हैं वहां पर, सबका जोग्राफिया बदल जाता है वहां पर। तो यह इसकी तरफ बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर आप 90 के समय को ध्यान में रखेंगे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है एक ऐसी इकोनॉमी में तब्दील होती है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। पहले कैपिटल है, लेकिन पहले कैपिटलिज्म जिसको हम इंडस्ट्रियल पूंजीवाद की बात चर्चा करते थे, इंडस्ट्रियल पूंजी की चर्चा करते थे। 90 के बाद ये जो इंडस्ट्रियल पूंजी है वो धीरे धीरे फाइनेंशियल कैपिटल में तब्दील हो जाती है। पैसा इनके पास नहीं, इनके पास नहीं, पैसे का आवाजाही बहुत भारी पैमाने पर हो रही है। इनके अकाउंट में 4 करोड़ आता है, अगले दिन इनके अकाउंट में पहुंच जाता है। डॉक्यूमेंटेड है कि 4 करोड़ है, बट इनके हाथ में 4 करोड़ नहीं है। वो पैसा बहुत तेजी से घूम रहा है। पुराने समय में जब पूंजी आती थी, पूंजी स्थिर हो जाती थी, एस्टेब्लिश हो जाती थी, और उससे फर्क यह पड़ता था कि पूरी दुनिया को पता होता था कि हाँ हाँ ये पूंजी है, ये पूंजी में ये तब्दीलियां या ये उससे सरोकार हो सकते हैं। ये कहानी उसकी तरफ संकेत करती है कि दुनिया में जो बदलाव हुए हैं 90 के बाद से, उसको कैसे हम उसको डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश करें। और मुझे अच्छा लगा कि श्यामल जी ने बहुत बारीकी के साथ इन चीजों को डॉक्यूमेंटेड किया। लेकिन एक चीज इस कहानी की जो मुझे सबसे अच्छी लगी, शायद वही कहानी की बेसिक थीम भी है, कि अब कई तरह के उद्योग धंधे आ गए इस दुनिया में, और एक जिस नए उद्योग की उन्होंने चर्चा की वो हम लोग की कल्पना से बाहर करता है। जैसे एक अधिकारी इस कहानी में उनकी बदली 3 महीने में कहीं हो जाती है, और इस तब्दील उनकी बदली होती है या उनका ट्रांसफर होता है कि जहां जाते हैं वहां जितने स्टाफ है सबका डाटा तैयार करते हैं, कौन कितना घूस ले रहा है, क्या गड़बड़ियां चल रहा है, तुरंत उसे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि उससे विभाग के लोग परेशान होकर इनका बदली करने के लिए अपील करने लगते हैं, और उस ट्रांसफर के लिए ये सारे के सारे जो लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी राशि देनी पड़ती है मिनिस्टर को, नेता को, जिनका हमारे विभाग से बदल के कहीं और भेज दीजिए। और मिनिस्टर जो होता है बहुत भारी राशि लेकर के उनकी बदली दूसरे विभाग में कर देता है। फिर वहां भी यही खेल होता है, वहां भी ऐसे ही डाटा बनाते हैं, और धीरे धीरे पता चलता है कि वह जो अधिकारी, मंडल अधिकारी है, वह तंत्र के लिए, सिस्टम के लिए पैसा कमाने की मशीन बन गया है। ये भारी उद्योग बन गया आज के समय में मतलब। और फिर उस अधिकारी को लगता है कि मेरी ईमानदारी का मतलब क्या, कहने का मतलब कि 90 के बाद जो बहुत सारी चीजें बदली है। लेखक क्या करता है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो मतलब जो रिसर्च करते हैं उसको स्टेब्लिश करते हैं, नए कोशिश करते हैं। लेखक भी यही काम करता है। लेखक भी बहुत बारीकी के साथ खोजबीन करता है कि समाज के मन में और शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है। शरीर को तो लीड हमारे डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन माइंड में जो परिवर्तन हो रहा है, मन के अंदर जो परिवर्तन है उसको लीड करने की जो सबसे बड़ी क्षमता होती है वो लेखक के अंदर सबसे अधिक होती है। लेखक बहुत बारीकी के साथ में सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं, जिसे हम प्रोसेस करते हैं, उसको बहुत बारीकी से पकड़ता है। और अगर लेखक बढ़िया से पकड़ता है तो फिर वह आलोचक के लिए उसका विचार करना, उससे बातचीत करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास प्राइमरी सोर्स नहीं ठीक ठाक है, डाटा तो क्या बात करते हैं। तो ये लेखक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बहुत बारीकी के साथ समाज के अंदर जो छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं उसको बारीकी से अध्ययन करें। कई बार ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन बड़े परिवर्तन के कारक भी होते हैं। इनकी आखिरी कहानी भी कुछ वैसी है। आखिरी कहानी में जिसको इन्होंने एक नायक बनाया है, उसे हम सामान्य भाषा में सबल्टन या इतिहास का किस्सा कर सकते हैं। एक ऐसे गोताखोर की कहानी है जो गंगा नदी में डूबे हुए लाशों को कहीं से भी ढूंढ निकालता है। लेकिन मुझे एक बात बार बार लग रहा था कि कहानी मतलब वो संस्कृत का आचार्य है, शास्त्रीय संस्कृत में किए हुए है, बहुत अच्छे संस्कृत आचार्य, किसी को उसने मदद किया था, जिसकी मदद किया था वो धीरे धीरे आचार्य हो जाते हैं, कई सारे मंदिरों के मतलब अध्यक्ष हो जाते हैं, काफी दाएं बाएं करके। और फिर उसने जो मतलब इनका जो बनारस का दिखाई देता उस कहानी में कि कैसे बनारस के लोग गालियां देते हैं, और बहुत भारी भारी गालियां देते हैं, और वो सिर्फ बनारस में हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता। जब कहानी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें इसको पढ़ करके मालूमात कर रहा था कहाँ का क्या क्या चीजें है, तो मतलब वो लग रहा है कि मतलब वो यहाँ पर बनारस दिखाई दे रहा है। तो दो चीजें मैं शामिल कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि शामिल की पहली कहानी जहां इनके पुराने इतिहास की बात हमारे सामने लेकर के आती है, और आज श्यामल जी बनारस ले रहे हैं और बनारस को लेकर के सामने आती है। तो कहा जाता है कि किसी भी लेखक का आकलन करना हो, लेखक के बारे में कोई राय बनानी हो, तो
कहते हैं कि मतलब जिसकी शुरुआत होती है उसका एक अंतिम पॉइंट भी होता है। गिनती में भी होता है 1 से 10 होती है या 1 से 100 होती है, 10 से 100 होती है। जैसे जहां से इतिहास की शुरुआत, किसी के इतिहास की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है। मान लीजिए किसी देश में कोई राजा हुए, ऐसा नहीं हो कि जीवन भर वो राजा रहेंगे, उनका अंत होना तय है किसी भी राष्ट्र में। तो होता है कि मूल्यांकन की जो सबसे बड़ी जो बात होती है बारीकी के साथ, तो हमें देखना चाहिए कि प्रारंभिक जो उत्थान का जो दौर है वहां पर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है और जहां पर अंत हो रहा है वहां क्या चीज दिखाई दे रही है। एक बात है, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की शुरुआत मतलब 1526 में बाबर के आने के बाद हुई थी और उसका अंत 1857 में बहादुर शाह जफर के अंत होने के बाद हुई। दोनों में क्या फर्क था और दोनों में क्या खासियत थी? दोनों में फर्क यह था कि बाबर जो था तलवार का धनी था, तलवार बहुत अच्छी चलाता था, और बहादुर शाह जफर जो थे कलम के धनी थे, कलम बहुत अच्छी चलाते थे, शेर शायरी करते थे। तो जब आप मुगल सल्तनत का आकलन करेंगे तो देखना पड़ेगा कि शुरुआत तलवार के बल पर हुई थी, अंत कब हुआ? जब ज्ञान या फिर मतलब चीजें आई। ये चीजें इतिहास की बारीकी से मूल्यांकन परख करती है और यह कहानी संग्रह जो है, मुझे लग रहा था कि शायद श्यामल जी का एक प्रतिनिधि कहानी संग्रह को देखा जाना चाहिए, जहां पर इनकी प्रारंभिक जो मेमोरी है और जो आखिरी समय की जो सारी बातें हैं मिला करके एक कहानी की अलग दुनिया रचती है। और सबसे खास बात है कि जो किसी भी लेखक को पर विचार करने के सूत्र देती है कि लेखक हमारे समय के जो सवाल हैं उन सवालों को इतिहास और दर्शन के साथ कैसे इंगेज करता है। अगर लेखक अपने समय के सवाल को दर्शन इतिहास के साथ अगर इंगेज नहीं करता उनके साथ संवाद नहीं करता था, तो लेखक फिर बहुत बड़ा लेखक नहीं हो सकता है। हाँ, जरूर है कि कोई लेखक अभी करते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद दर्शन के सवाल पर बहुत इंगेज करते हैं। उन्होंने उनका लिखा भी उन्होंने मतलब जयशंकर प्रसाद के पूर्व के आपको कहा उपन्यास लिखा है श्यामल जी ने, तो वहां पर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वहां पर दर्शन भी है और वहां पर उनके समय के सारे सवाल भी है और वह समय के सवाल मतलब इतिहास के साथ संवाद करते हैं। ये दो चीजें किसी भी लेखक को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। मुझे अच्छा लगा कि श्यामल जी के कहानियों में इतिहास भी दिखाई दे रहा है और दर्शन भी दिखाई दे रहा है और ये चीजें बहुत अगर किसी पात्र के पूरे वजूद के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर वो इतिहास का जो नायक होता है बड़ा नायक बनता है। और एलवर जो मल्लाह है वो बहुत अच्छा नायक, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। मुझे लग रहा था उस पर एक ये बड़ा उपन्यास भी लिख सकते हैं, शायद देख सकते, अगर वो पात्र इस दुनिया का पात्र है तो उसे उपन्यास लिखें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ इस बात को समाप्त करूंगा और पुनः मैं श्यामल जी को इस किताब धाम के लिए बधाई और मीरा जोहरी जी को बधाई कि उन्होंने कहानियां छापी और हमारे बीच